हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ गई हूँ बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसका न्यू सॉल्व्ड मॉडल पेपर। देखिए, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर में जो सोशियोलॉजी है उसमें आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। यही आपको पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में। तो न्यू सॉल्व मॉडल पेपर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है और आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे आ चुका है, आपको तैयार करना है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बस ये वीडियो पूरा एंड तक देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे 100% 2024-25 की परीक्षा में। और स्टूडेंट्स देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगी। आप लोग ये मत कहिएगा मैम आपने कितने देर में वीडियो शुरू की। बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपका लेती हूँ मगर आपकी चीज़ें आसान कर देती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपका समय ले लेती हूँ। तो आप यहाँ समय देंगे तो परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, चाहे को करिकुलर सब्जेक्ट हो, आपका जियोग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी की फुल क्लास कंप्लीट करा दी है मैंने। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है चैनल पे, आप लोग विजिट करके देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। देखिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपकी रिटन परीक्षा होती है या ऑब्जेक्टिव्स, आज की वीडियो दोनों देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा आज का, और रिटन जिनका होता है उनके लिए पूरी वीडियो हेल्पफुल होगी। और किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपका सिलेबस वही होगा, तो इसलिए क्वेश्चन आपका यही होगा। पहला आपका क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। जब परिभाषित करने को कहेगा तो आप किसी भी 1-2 विद्वान की डेफिनेशन लिख दीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है किंग्सले डेविस के अनुसार, वो मैं आपके लिए यहाँ पे नोट की हूँ। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल वे परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में होते हैं। समाज में जो बदलाव आ रहा है, समाज की संरचना में, समाज के संगठन में, समाज के स्वरूप में, समाज के पूरे ढांचे में या समाज में जो हो रहा है कार्य, उन कार्यों में अगर परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछेगा। लॉन्ग के लिए आपको यूनिट नंबर 1 देखनी होगी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन, संस्कृति आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो उसी संस्कृति में जब परिवर्तन आता है तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि विश्वास में, धर्म में या कला के क्षेत्र में या साहित्य या फिर भाषा, इन सभी चीज़ों में अगर बदलाव आ रहा है तो इसे हम कहते हैं कि वो सांस्कृतिक परिवर्तन है। इसके अंतर्गत के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन होता है, यानी संस्कृति के जितने भी पक्ष हैं, चाहे भाषा में हो, कला हो, साहित्य हो, धर्म हो, विश्वास हो, सभी में अगर परिवर्तन आएगा तो हम कहेंगे कि वो सांस्कृतिक परिवर्तन है। देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के किन्हीं 2 प्रतिमानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान आप हेडिंग डालकर पहला पॉइंट लिखिएगा रेखीय प्रतिमान। दूसरा है उतार चढ़ाव दार प्रतिमान। तो रेखीय में होता है कि इस प्रतिमान के अंतर्गत वे सभी प्रतिमान आते हैं जो एकाएक होते रहते हैं, एकाएक परिवर्तन होता रहता है एक सीक्वेंस में। उदाहरण के लिए नवीन जो आविष्कार हो रहे हैं तो उन आविष्कारों से जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है तो वो रेखीय परिवर्तन है। इस तरह से वो लगातार एकाएक परिवर्तन होगा। आज कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, कल उससे बढ़ के कुछ आएगी, फिर कल को और उससे बढ़ के आएगी, तो एकाएक रेखीय परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है उतार चढ़ावदार परिवर्तन। देखिए, इस प्रतिमान में परिवर्तन की दिशा सदैव एक ओर को नहीं होती, मतलब किसी भी तरह से परिवर्तन हो सकता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है इस वाले प्रतिमान में।
कुछ समय तक परिवर्तन एक विशेष दशा में होता है, कभी दूसरी दिशा में हो जाएगा, कभी दूसरी दिशा में हो जाएगा। तो इस प्रतिमान में उतार चढ़ाव लगा रहता है। स्टूडेंट्स, आपकी 1 से लेकर जो 8 तक की यूनिट है सोशियोलॉजी की, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन, वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स अगर आपने डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट पढ़ ली तो बस यूँ समझिए कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपका तैयार हो गया, क्योंकि क्लास जो मैं कराती हूँ फुल डिटेल कराती हूँ, एक एक टॉपिक पूरा नोट्स के साथ आपका कंप्लीट करवा देती हूँ हर सब्जेक्ट का। तो आपका अगला प्रश्न है MSA राव। तो देखिए इस तरह से लिख के छोड़ देता है परीक्षा में, MSA राव कौन थे? तो MSA राव समाजशास्त्री थे, तो उनके बारे में आपको लिखना होगा। MSA राव का पूरा नाम मधुगिरी सरोज ए राव था, याद रखिएगा इनका नाम। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1926 में हुआ था और ये समाजशास्त्र के प्रवक्ता भी थे। इन्होंने सन 1959 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में जब समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का काम चल रहा था तो उसमें समाजशास्त्र के विषय की स्थापना करने वाले सदस्यों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और राव ने शहरों व गांवों में भोजन व पोषक के सामाजिक प्रभाव पर भी व्यापक रूप से लिखा है और इस विषय से संबंधित उन्होंने कई सारे लेख भी संपादित किए हैं। तो MSA राव के बारे में इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि राव को समाजशास्त्रीय योगदान के लिए कब और किस सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी अब देखिए ये इतने बड़े समाजशास्त्री थे, समाजशास्त्र में इन्होंने इतना योगदान दिया, तो आखिर इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया और कब दिया गया। तो देखिए राव को समाजशास्त्रीय योगदान के लिए 1969 ईस्वी में GS घुरिये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। और इनको SC राव गोल्ड मेडल सन 1982 ईस्वी में भी प्राप्त हुआ था। तो देखिए उन्हें गोल्ड मेडल 1982 में दिया गया और GS घुरिये अवार्ड जो था वो इनको 1969 ईस्वी में दिया गया था। स्क्रीनशॉट कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, MSA राव की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थीं। देखिए आपका जब शॉर्ट में पूछेगा तो इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा, और लॉन्ग में आपसे पूछ दे MSA राव के बारे में लिखिए, तो आप ये जितने क्वेश्चन अलग अलग से हैं इनको आप एक में बनाकर लिख सकते हैं। तो आपका क्या करना है, आपका अगर सारी चीज़ें तैयार होंगी तो आप उनको अति लघु, लघु, दीर्घ किसी भी तरह से पूछेगा आप आसानी से लिख लेंगे। तो मैं जितनी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आप देखा कीजिए, इसके पहले भी मैंने 3-4 वीडियोज़ ऑलरेडी आपके मॉडल पेपर की अपलोड कर दी हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए हैं, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस भी अभी अपलोड करूंगी जो आपके सेक्शन C में पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके लिए वीडियो मैं जल्द अपलोड करने वाली हूं और कई सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, तो आप उनको भी तैयार कर लीजिएगा। तो MSA राव की प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें पहला है मालाबार में सामाजिक परिवर्तन। दूसरी कृति यानी दूसरी रचना है शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन। तीसरी रचना है शहरी और गंदी बस्तियाँ। चौथी इनकी कृति है भोजन, समाज और संस्कृति। पांचवी है परंपरा में उपयुक्तता और परिवर्तन। इतना आपको याद होगा तो आपके लिए आसान होगा, इतना याद रखिए, 5 बहुत हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं मगर ये 5 इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है इंडियन विलेजेस पुस्तक के रचनाकार कौन थे। तो इंडियन विलेजेस के रचनाकार थे MN श्रीनिवास। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है MN श्रीनिवास की, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। छोटा सा ही क्वेश्चन है मगर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अध्ययन में योगदान देने वाले समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए। देखिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक ये एक ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस का जहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो लॉन्ग पर अपलोड करूँगी। मैं पहले आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के लिए अपलोड कर रही हूँ मॉडल पेपर की वीडियोज़।
जब इस पर मैं 10-15 वीडियोस अपलोड कर लूँगी तो लॉन्ग के लिए भी अपलोड करूँगी। देखिए बिल्कुल फ्री में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देती हूँ, इसलिए अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हर किसी तक हम पहुँच सकें और हर स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री में अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन में किन समाजशास्त्रियों ने योगदान दिया है? तो पहले हैं M.N. श्रीनिवास, दूसरे हैं S.C. दुबे, तीसरे हैं D.S. मजूमदार, चौथे हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह आदि। ये 4 नाम आपने एकदम अच्छे से याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट समाजशास्त्री रहे जिन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के अध्ययन पर काफ़ी ज़्यादा अपने काम किए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन की विशेषताएं लिखिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता आप एग्ज़ाम में बिना हेडिंग के मत लिखिएगा। यहाँ पर मैं हेडिंग कभी कभी नहीं ऐड करती क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके क्वेश्चन ऐसे कराती रहूँ। आप हेडिंग ज़रूर लिखिएगा, ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, शॉर्ट लिखें, लॉन्ग लिखें, हेडिंग मत भूलिएगा कभी। पहली विशेषता है कि आंतरिक प्रकार्यात्मक समाकलित तथा मिश्रित वैशिष्ट सामाजिक घटना के अध्ययन पर बल देता है। दूसरी विशेषता है कि सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर विश्लेषण में बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास किया जाता है। तीसरी विशेषता है प्रसारवादी आधार पर परिवर्तन का विश्लेषण करना, ये इम्पोर्टेंट है। चौथा है सामाजिक घटनाओं का गहन विश्लेषण करना। तो ये सारी विशेषताएं हैं, आप इनको याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार धर्म के 2 कार्य लिखिए। ये अक्सर आपके अति लघु में पूछता है और आपसे भी पूछ सकता है। इसके आने के चांसेस 80% हैं आपकी परीक्षा में, तो इसको भी देख लीजिए। दुर्खीम के अनुसार धर्म क्या है? दुर्खीम तो आप जानते ही हैं कि बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, ये फ्रांस के विद्वान थे। तो दुर्खीम के अनुसार धर्म के कार्य में पहला कार्य है कि धर्म जो है, जो धार्मिक कृत्य होते हैं या आत्म अनुशासन को प्रोत्साहन देते हैं और व्यक्तियों को सामाजिक जीवन जीने के लिए, सामाजिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। तो ये याद रखिएगा, व्यक्तियों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। दूसरी विशेषता है कि धार्मिक कृत्य व्यक्तियों को एक दूसरे के समीप करते हैं। जो धार्मिक कृत्य होते हैं, जो भी लोग हैं एक दूसरे के साथ निकट आते हैं, मिलकर रहते हैं। धर्म हमेशा अच्छी बातें ही सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। कोई धर्म किसी के साथ नफरत या लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता। हर धर्म प्यार करना सिखाता है, लोगों से अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, सच बोलना सिखाता है, न्याय करना सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। उनके संबंधों को मजबूत करते हैं। जो धार्मिक कृत्य होते हैं व्यक्तियों को समीप लाते हैं, उनके जो संबंध होते हैं उनको मजबूत करते हैं तथा इस प्रकार सामाजिक संश्लिष्टता को बढ़ावा मिलता है। तो धर्म के ये 2 महत्वपूर्ण कार्य दुर्खीम के अनुसार हैं, इनको याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदर्ग गतिशीलता से क्या आशय है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करूँगी क्योंकि लॉन्ग में ये पूछता है और शॉर्ट में भी पूछता है, तो लॉन्ग के लिए भी जल्द वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं आपके लिए। उदर्ग सामाजिक गतिशीलता का देखिए अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक सामाजिक स्तर में स्थानांतरण हो जाना, यानी कि किसी व्यक्ति का या किसी सामाजिक वस्तु का एक समाज का स्तर है उसमें से स्थानांतरण हो जाना, मतलब स्थान चेंज कर लेना, वो उदर्ग गतिशीलता कहलाती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? 100% आने का पूरा चांस है। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य में पहला उद्देश्य था कि भारतीय समाज की समय की आवश्यकता के अनुरूप पुनर्गठन करना था। भारतीय समाज का पुनर्गठन करना था समय की आवश्यकता के अनुरूप। तो ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था सामाजिक नियोजन के माध्यम से समाज का कल्याण करना। तीसरा उद्देश्य था कि गरीबी को पूरी तरह से भारत से समाप्त कर दिया जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे राष्ट्रीय आंदोलन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दलित समस्या के निराकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को क्या सुझाव दिए हैं?
तो डॉक्टर अंबेडकर ने देखिए दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। तो देखिए आपका यहाँ पे हेडिंग है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलितों को निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। आप पूरा ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा एग्ज़ाम में। पहला सुझाव इन्होंने दिया कि शहरी क्षेत्रों में जाकर बसो। दलितों से इन्होंने कहा कि शहरों में जाकर बसो। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि लौकिक व्यवसाय को भी अपनाना शुरू कर दीजिए। तीसरा इन्होंने सुझाव दिया दलितों के उत्थान के लिए कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करो। जब तक राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी आपका क्या है, उत्थान नहीं हो सकता। चौथा इन्होंने सुझाव दिया कि अपनी उन्नति के लिए स्वयं प्रयास करो और अपनी मेहनत से खुद को आगे ले जाओ। पांचवा सुझाव उन्होंने दिया कि संघर्ष, समझौता और सौदेबाजी की रणनीति को अपनाओ। संघर्ष कीजिए, समझौता कीजिए, सौदेबाजी की रणनीति है ये सारी, इन सभी चीज़ों से लड़िए तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दलितों की समस्या के लिए दिए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सार्वभौमिकरण की विशेषताएं लिखिए। सार्वभौमिकरण आपके सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न ज़रूर बनता है हर साल परीक्षा में और आपसे भी पूछा जाएगा। तो सार्वभौमिकरण की विशेषताएं याद रखिए, विशेषताएं ज़रूर पूछता है। तो पहली विशेषता है सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का विकास लघु और बृहत परंपराओं के पारस्परिक संबंधों से होता है। लघु का मतलब छोटा, बृहत का मतलब बड़ा। तो दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकरण में लघु परंपराएं अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करती हैं, बल्कि अस्तित्व को बनाए रखने के बाद भी अपने से भिन्न एक नई बड़ी परंपरा का निर्माण करती हैं। जो लघु परंपराएं होती हैं अपने आप को समाप्त नहीं करती हैं और जबकि अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं और खुद को एक अलग बड़ी बृहद परंपरा में बदल देती हैं। तीसरी विशेषता है लघु एवं बृहद दोनों परंपराएं पवित्रता के दृष्टिकोण से समान रूप से बनी रहती हैं। चौथी विशेषता है बृहद परंपराएं पूर्णतः नवीन दिखाई देने के बाद भी पूरी तरह से नवीन नहीं होती हैं। जो बड़ी बृहद परंपराएं होती हैं वो नई होती हैं, लेकिन नई होती हैं, पूरी तरह से नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से वो नई नहीं शो करती, नहीं दिखती, बल्कि ये बृहद परंपराएं मूलतः लघु परंपराओं की ही संशोधित रूप होती हैं। यानी जो लघु परंपरा होता है, छोटी जो परंपराएं होती हैं उनका संशोधित रूप का मतलब बदला हुआ रूप। तो उन्हीं छोटी परंपराओं का बदला हुआ रूप, संशोधित रूप ही बृहद परंपरा होता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ये सार्वभौमिकरण की विशेषताएं हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा क्योंकि 100% यहाँ से आपको अपनी परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ सारा उसमें ऐड कर देती हूँ। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अन्य किसी भी सब्जेक्ट के लिए भी आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिएगा, आपको हर चीज़ मिलेगी पूरे BA का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।